वेलकम बैक। दिस इज अमित सर फ्रॉम चंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगंज प्रतापगढ़। माय डियर फ्रेंड्स, आज पार्ट 6 पोजीशन है एंड आई होप कि आपने 1 to 5 पार्ट देख लिए होंगे और सीख लिए होंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना पार्ट 6 पोजीशन को लाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, बट अब आपको 1 आफ्टर 1 क्लास रेगुलरली मिलती रहेगी। आप सभी कंटिन्यू देखते रहिए और सीखने का प्रयास करिए। सो गाइस, आज पोजीशन है और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी दुनिया की किसी भी वस्तु पर हम अपना अधिकार कैसे दिखाएं, वही पोजीशन है। और इसमें आप सभी ये भी आज सीखने वाले हैं कि यदि किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलेंगे। क्या निगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव और हैड के बाद नॉट लगाना सही होगा या गलत, ये भी हम सीखेंगे। सो गाइस, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जो आज तक नहीं सीखा वो आज और अभी सीखेंगे। बस आप सभी अमित सर की क्लास में बने रहिए। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपसे 2 बातें कही थी। एक बताया था कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, तूफान जैसा ही सेंटेंस क्यों ना हो, उसको हम 3 ही टाइम्स में बोलेंगे, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। और दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि जब आप अमित सर की क्लास देखो ना तो कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि लिखना है। अभी आप लाइव क्लास देख रहे हो तो आपको जो मैं बता रहा हूं माइंड में भरते आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे। लेकिन यदि आप उसको लिखे रहोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे। जब जरूरत पड़ेगी कॉपी ओपन करके आप देख लोगे, माइंड में आ जाएगा। तो लिखना भी होता है। तो पोजीशन को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पोजीशन में सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा। चार्ट ही उसका बेस होगा। यदि आपको चार्ट एक बार समझ में आ जाएगा ना, चार्ट का मैटर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो पोजीशन को मैं ऐसे चुटकियों में सिखा दूंगा मेरे दोस्त। बस आप सभी देखते रहिए। यही आपका वो चार्ट है जिसे आपको सीखना है और समझना है। यहाँ पे हमने कुछ वर्ब लिए, हमने कुछ वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लिया, जैसे हैव, हमने लिया बी, डू, नीड और डेयर। यहाँ पे हैव का मतलब होता है रखना, बी मीन्स होना, डू मीन्स करना, नीड मीन्स जरूरत और डेयर का मतलब होता है साहस। हमने कुछ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लिए। यहाँ पे हैव, यही पोजीशन है, यही आपको पोजीशन दिखाएगा, यही पोजीशन बताएगा। इसका फर्स्ट फॉर्म है हैव, V2 है हैड, V3 है हैड, V4 है हैविंग और V5 है हैज। उसी तरह आपका बी में आपका एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग और इज। उसी तरह है डू, डू का मतलब करना यानी एक्शन, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। उसके बाद है नीड, नीड मतलब जरूरत, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। डेयर, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। तो यही आपका वो चार्ट है। इसी को समझना है। इसी को कहते हैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को कहते हैं फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले 2 बात समझिए कि जो है व्हेन वी सी अ सेंटेंस विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब बोथ and see a sentence more with an auxiliary verb only, so we are not able to understand which is called auxiliary verb and which is called main verb. हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको तो आप उतार ही लेना, लेकिन आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनना कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, किसी ने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखा दूं, बाद में सिखा दूंगा। जैसे एक मालिक होता है और एक नौकर होता है। अब घर का मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। जैसे दोनों एक साथ एक घर में रह रहे हैं तो भाई वैल्यू किसका होगा, मालिक का होगा। लेकिन यदि किसी काम के सिलसिले में मालिक घर के बाहर चला जाता है तो घर का मालिक कौन बन जाता है, नौकर बन जाता है। यानी अगर घर में मालिक की गैर मौजूदगी है तो घर का मालिक कौन हो जाता है, नौकर हो जाता है। यानी अब नौकर चाहे बिस्तर पे बैठे, चाहे सोफे पे बैठे, चाहे टीवी देखे, चाहे जो करे, घर का मालिक नौकर बन जाता है। यही चीज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में होता है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब को मान लो नौकर है और मेन वर्ब को मान लो मालिक है। यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रहते हैं तो मालिक कौन होता है, वैल्यू किसकी होती है, मेन वर्ब की होती है। और यदि सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, मालिक ना हो, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब की हो जाएगी। यानी मालिक कौन बन जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। जो बताया वो समझ में आया सबके? फिर से सुनो। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो, लिख लो। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे।
यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, लेकिन यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम मेन वर्ब बोलेंगे। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, ये YouTube का तूफान है, ध्यान से सुनिए। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, लेकिन यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो उस ही ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम मेन वर्ब बोलेंगे। यानी ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। यानी इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के भी रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं, बट आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट मैं हट जाता हूं। ले लिए। अब चलिए अब सीखने का प्रयास करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया और उसमें बताया कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब, ए बी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब आप कहोगे ये कौन सा वर्ब सर, कौन सा मेन वर्ब सर? तो बच्चे वो मेन वर्ब दो ही होता है, एक V3 और एक V4। V3 और V4 ऐसा वर्ब होता है जो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं आएगा, वो जब भी आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आएगा। अब आप कहोगे कि सर न्यूज़पेपर में तो वैसे ही आता है। तो बच्चे न्यूज़पेपर को भी पढ़ने का तरीका होता है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको सीखिए। अब मैं इतना तो आशा करता हूं कि आपको V3 और V4 तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो उसको मैं बेसिक क्लास में जब 10th पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा। फिलहाल छोटी सी झलक यहां पे देख लीजिए। हमने यहां पे एक वर्ब लिखा ईट, इसके वर्ब V1 हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका V2 लिखा एट, इसका V3 लिखा ईटेन, इसका V4 लिखा ईटिंग, इसका V5 लिखा ईट्स। यहां पे हमने लिया ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। यहां पे V1 जो है वो आपकी ईट है, V2 आपका एट है, V3 आपका ईटेन है, V4 ईटिंग एंड V5 ईट्स। तो यहां पे हम बच्चे यही V3 और V4 की तो बात कर रहे हैं। ये V3 और V4 जब भी आएगा आजीवन, कोई भी पढ़ाए, चाहे दुनिया का कोई भी मास्टर पढ़ाए, चाहे YouTube पे तूफान मचाए, आजीवन अगर V3 और V4 आएगा तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं आएगा। ये गौर करना है हमेशा के लिए, तो रट लो, माइंड में बिठा लो कि कभी भी V3 और V4 आएगा तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं होगा। अब यहां पे जो V5 है ये प्रेजेंट की ऑक्सिलरी होती है, प्रेजेंट। V4 जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, V3 जो होता है ये परफेक्ट होता है, ये परफेक्ट में आता है, V2 जो होता है ये सिंपल पास्ट होता है, V1 ये भी प्रेजेंट की ऑक्सिलरी होती है। V3 और V4 यानी परफेक्ट, V3 का मतलब होता है परफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, अभी स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा। V3 का मतलब होता है परफेक्ट बच्चे। V3 किसी भी सेंटेंस में आपको V3 मिला, क्या मिला? V3। किसी भी सेंटेंस में आपको V3 मिला तो वो क्या होगा? परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ओके। सो गाइस, इंग्लिश का कोई जानकार था और उसने बोल दिया आई ईटेन, उसने बोल दिया आई ईटेन। अब आप बताओ क्या आई ईटेन सही होगा? यहां पे देखो ईटेन जो है ये क्या है? ये V3 है, और V3 कहता है कि मैं जब भी आऊंगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आऊंगा। तो क्या इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे है क्या? कोई ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? नहीं है ना। तो ये सेंटेंस गलत होगा कि सही? गलत होगा, क्योंकि V3 को क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। V4 को क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। बिना ऑक्सिलरी वर्ब का V3 और V4 कभी भी नहीं आता है। तो यहां पे इसको समझना है। अब देखिए यहां पे हम इसको थोड़ी देर के लिए छिपाते हैं और यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद
कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव हो, ये भी है, समझना है, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। यानी घर का मालिक मेन वर्ब नहीं हो, घर का मालिक मेन वर्ब ना हो तो जो घर का नौकर होता है वही मालिक बन जाता है। अब बोलोगे आप सर एग्जाम्पल क्या है सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देख लो ना भाई। हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया आई और इसमें हमने लिया है और एक ऑक्सिलरी वर्ब और लिया हमने है। अब यहां पे लिखा आई हैव ए कार, यहां पे नाउन लिया और यहां पे लिया आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने कहा आई हैव ए कार और यहां पे लिखा आई हैव ईटन एन एप्पल। सो गाइस यहां पे वर्ब क्या है? ईटन, और ये कौन सी वर्ब है? V3। अब V3 को चाहिए क्या? ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो हो गया आई हैव ईटन एन एप्पल। यदि हम ऑक्सिलरी वर्ब को यहां से रिमूव कर दें, हटा दें, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? हो जाएगा आई ईटन एन एप्पल। क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि जो V3 होता है उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आना मजबूरी है, इसका कंपल्सन है कि ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, चाहे वो V3 हो चाहे V4 हो, ये बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं होता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या यहां पे जो हैव है ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? ये हैव मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है? तो यहां पे यदि हम इसका अर्थ निकालें तो हो जाएगा आई का मतलब होता है मैं, आई मीन्स मैं, हैव मीन्स रखना, वहां पे चार्ट में पढ़े थे ना, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है रखना। ईटन का मतलब होता है खाया, एन एप्पल मीन्स एक सेब। तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? मैं रखता खाया एक सेब, मैं रखता खाया एक सेब। क्या ये सेंटेंस सही होगा? आप बताओ, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? नहीं होगा ना। यानी यहाँ पे हैव की कोई जरूरत नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बट इसको आना पड़ेगा क्योंकि ये नौकरवा है इसका, ये तो इसका नौकर है, ये इसकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये मदद कर रहा है अपने मालिक की, मेन वर्ब की मदद कर रहा है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसे आना ही होगा, कंपल्सन है। बट यहां पे देखिए, यहां पे है आई हैव ए कार। यहां पे देखो, यहां पे यदि हम लिखे हैव मीन्स रखता, ए कार मीन्स एक कार, अब इसका सेंस क्या निकलेगा? मैं रखता हूं एक कार, सेंस यही तो निकलेगा, मैं रखता हूं एक कार, यानी मेरे पास एक कार है, यही तो पोजीशन है। पोजीशन आएगा, बिल्कुल आएगा, आप सभी बने रहिए, भटकिए मत, पोजीशन आएगा। पोजीशन कोई नया शब्द नहीं है, ये भी डिक्शनरी का ही एक शब्द है, पोजीशन आएगा। अब जैसे मैंने कहा आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, यू हैव ए कार, आई हैव ए पेन, यू हैव ए पेन, यही तो पोजीशन है, इसी को तो पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ पे आई हैव ईटन एन एप्पल, ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पे आई हैव ए कार, ये आपका है सिंपल प्रेजेंट। अब यहां पे मुझे आप सभी ये बताइए कि यहां पे जो हैव है ये ऑक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब है? आप बताइए, यदि आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो बताइए कि ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब है? गुड, क्या है ये? मेन वर्ब है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां पे जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन हो, अभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट आपको, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं, यही कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहां पे बताइए, यहां पे जो हैव है क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब है? वेरी गुड। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब हो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब देखिए, मेरे दिमाग में कुछ और एग्जांपल्स आ रहे हैं, आपको क्यों ना जो है कंफर्म कर दें। जैसे यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिया कि सी हैज ए कार, और यहां पे भी एक सेंटेंस लिखा कि ही गोज टू स्कूल।
इसका निगेटिव बनाया तो हो गया ही गोज नॉट टू स्कूल। एक और निगेटिव बनाया इसी का तो हो गया ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पे देखिए, यहां पे सभी बताइए क्या मेन वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कभी होता है? हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, आप बताओ कि क्या मेन वर्ब के बाद हम कभी नॉट का प्रयोग करते हैं? नहीं ना। यानी ये सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग होगा। यानी जब किसी सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं तो हमें चाहिए क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के निगेटिव सेंटेंस कहां बनेगा? नहीं बनेगा ना। मेन वर्ब के बाद हम कभी नॉट देखे हैं? नहीं ना। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो बनेगा क्या? सी हैज नॉट ए कार। सी हैज नॉट ए कार। अब आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही होगा? क्या ये निगेटिव सेंटेंस सही होगा? सी हैज नॉट ए कार। बताइए, अगर वीडियो को आप शुरू से देख रहे हैं तो बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हैज है ये अब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रह गई, क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन हो, क्या हो? नाउन हो। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन हो यानी मेन वर्ब ना हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। अब तो बच्चे ये बन गई मेन वर्ब ना, और मेन वर्ब के बाद हम कभी नॉट का प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब के बाद कभी नॉट आता है? नहीं आता ना। 90% बच्चे यही तो करते हैं कि यहां पे नॉट लगा देते हैं। सी हैज नॉट ए कार, आई हैव नॉट ए बुक, यू हैव नॉट ए कार। 90% बच्चे यही तो करते हैं। तो इसका जो है करेक्ट क्या होगा सर? हो जाएगा सी। अब यहां पे निगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हो जाएगी डज नॉट। अब यहां पे हैव आ जाएगा, ए कार। अब यहां पे देखो, यहां पे जब डू और डज आ जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे मेन वर्ब क्या थी? हैज। और हैज का B1 चार्ट में पढ़े थे, हैज का B1 क्या होता है? हैव। जैसे यहां पे देखो, यहां पे गोज क्या थी? मेन वर्ब थी। और यहां पे जब हम इसका निगेटिव बनाए तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ी डू और डज। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज होती है। डू और डज के साथ हमने यहां पे गोस का B1 किया तो हो गया आपका गो। ठीक उसी प्रकार यहां पे हैज है, यहां पे ये V5 है और V5 इसका B1 क्या हो जाएगा? हैव। तो यहां पे डज के साथ क्या आ गया? हैव। तो हो गया सी डज नॉट हैव अ कार। अब आपको हमेशा यही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है और करते चलना है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन की। और प्रपोजिशन में हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों कहा था। अब हम यहां पे प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर लेंगे। हमने लिया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन या एडजेक्टिव। हमने यहां पे ढेर सारा सब्जेक्ट लिया, जैसे हमने लिया ही, सी, आई, वी। यहां पे प्लस, यहां पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब ली हैज या हैव प्लस, यहां पे हमने कोई नाउन ले लिया, जैसे हमने ले लिया ए कार। अब यहां पे देखो, इसको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। हमने कहा ही हैज ए कार, ही के साथ हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। याद करो, स्टार्टिंग में बताया था ना कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहां पे सब्जेक्ट ही सिंगुलर तो हैज लगेगा, तो हो जाएगा ही हैज ए कार। ही हैज ए कार यानी उसके पास एक कार है। सी हैज ए कार, आई हैव ए कार, वी हैव ए कार। तो ऐसे बोलना है और किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन के नजरिए से देखना है और पूछना है। जैसे हमने कहा ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो बोलेगा यस ही हैज ए कार। हाँ ही हैज, यस ही हैज। सी हैज ए कार, यस सी हैज। आई हैव ए कार, यस यू हैव। यानी आई को यू में और यू को आई में कन्वर्ट करना होता। जैसे अब आपने पूछा
आपने हमसे पूछा कि यू हैव ए कार, तो मैं बोलूंगा यस आई हैव। मैंने आपसे पूछा कि यू हैव ए कार, तो आप अपने आप को बताओगे यस आई हैव। तो ऐसे जो है पूछना होता है वी हैव ए कार, ऐसे क्वेश्चन, यही तो पोजीशन कहलाता है, यही तो पोजीशन है। अपने पास पोजीशन बहुत सारे होते हैं, जैसे योर, माई, हीज, हर, पोजीशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सीखना है, और किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन के नजरिए से देखना है। ये हो गया प्रेजेंट का पोजीशन। अब हम पास्ट की बात करेंगे। हमने यहाँ पे एक पास्ट का स्ट्रक्चर लिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव, और इस पर एक सेंटेंस लिया कि आई हैड ए कार। अब आप सभी बताइए बच्चों कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, इसका टेंस क्या है? इस सेंटेंस का टेंस क्या है? बताओ जल्दी, मुझे कमेंट करो। यदि आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो बताइए जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या है। तो 90% बच्चों का जवाब आएगा कि सर ये पास्ट परफेक्ट है, सर ये पास्ट परफेक्ट है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब हमको किसी सेंटेंस में हैड मिलता है तो उसका टेंस पास्ट परफेक्ट बन जाता है। दोस्तों गाइस, मुझे आप सभी ये बताओ कि हैड मिलने पर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्यों? तो आप कहोगे सर क्योंकि यहां पे हैड V3 है, हैड V3 है इसलिए पास्ट परफेक्ट है। तो आप सब मुझे बताइए बच्चों कि अगर हैड यहां पे V3 है, मान लो हमने यहां पे मान लिया कि हैड V3 है, और अगर हैड V3 है तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब कहां गई? पकड़ा गया ना, क्योंकि जो V3 होता है वो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं आता है। ये आप कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने अभी आपको बताया था, सिखाया था कि V3 जो है कभी अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। तो आप कहोगे कि सर अगर ये V3 नहीं है तो फिर क्या है? तो बच्चों हम लोग सारणी में, चार्ट में अपने पढ़े थे कि जो हैव होता है वो V1 होता है, हैड V2 होता है और हैड भी V3 होता है। तो यहां पे जब ये V3 नहीं है तो क्या हुआ? V2 हुआ कि नहीं हुआ? V2 हुआ ना, तो यहां पे बन गया आई हैड ए कार, ये V2 हो गया, और जब ये V2 हो गया तो इसका हो गया सिंपल पास्ट। ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट का हो गया। और अब हम इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो वो बन जाएगा आई डिडंट हैव ए कार। आई डिडंट हैव ए कार, यहां पे डिड का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हैड है ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है ये, और इसका फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म है, V2 है, और ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट में हमारा जो निगेटिव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है डिड, और डिड को चाहिए क्या? डिड को कौन सी वर्ब चाहिए? V1। डिड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो ये हैव क्या है? ये V1 है, डिड को V1 चाहिए, तो हमने दिया आई डिड नॉट हैव ए कार, यहां पे इसका निगेटिव बन गया। तो इस तरह से बच्चों आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और इसको माइंड में बिठाना है, याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से बनाओ गाइस और सीखने का प्रयास करो। ये पूरा जो मैटर है ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मैं रटवाता नहीं हूं, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आपको सीखना है। और इस तरह के नए नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि भारत के हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए जो इस लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं, सबको स्टडी करना आ जाए, सबको सीखना आ जाए। तो हम अब एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, जो कि पार्ट 7 मॉडल्स है, उसके साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।